छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में प्रेमी जोड़े ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे सनसनी मच गई है। छत्तीसगढ़ के गोरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नेक्शा ग्राम पंचायत में तब हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी जोड़े के शव पेड़ पर लटके हुए देखने मिले। प्रेमी जोड़े ने खेत में लगे पेड़ पर खुदकुशी कर जान दे दी। घटना की जानकारी फौरन परिजन और पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुझे भी अभी सुबह जानकारी हुआ है इस विषय में। लड़की दोनों आपस एक ही मोहल्ले के रहने वाली हैं, लड़का भी और लड़की भी। पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि इनके बीच ऐसा कोई रहा होगा। पर अभी मैं जानकारी ली तो इनके बीच कुछ ऐसा था प्रेम संबंध, जिससे मतलब इन्होंने ऐसा अपने साथ अनहोनी घटना कर लिया है। जी, ये लड़की अघरिया समाज की है और लड़का भानु समाज का। लड़की का 18 साल है और लड़का का भी लगभग 20-19 की है। जी, नेवसा ग्राम पंचायत नेवसा और मोहल्ला मदरवानी के निवासी है। ऐसा तो मुझे कभी सुनने को नहीं मिला है, पर कुछ दिन पहले ऐसा घटना हुआ था। लड़के का बड़ा भाई का कहीं मर्डर हुआ था। इस संबंध में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर ऐसा जानकारी लगा कि लड़के का बड़े भाई का कहीं मर्डर हुआ था। थाना क्षेत्र का मामला है, यहाँ पे नेवसा गाँव है। वहाँ पर 19 वर्षीय युवक युवतियों ने खेत में एक पेड़ की टहनी उसमें चुम्बस लगा करके आत्महत्या करने का मामला सामने में आया है। पुलिस इसमें मर्ग कायम करके अभी जांच कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में हम लोग दोनों पक्षों से बात की है। उन्होंने बताया कि रात में दोनों बिना बताए अपने अपने घरों से निकल गए थे, ये उनको पता भी नहीं चला। और सुबह में जब गाँव वालों ने देखा तभी उन लोगों को इस बात की जानकारी मिली। इसके पहले दोनों ही बच्चे अपने घरों में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दिए थे कि हम दोनों के बीच में ऐसा है और हम कुछ घटना करने वाले हैं। कोई वाद विवाद की भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस सभी पक्षों की अभी जांच कर रही है। जांच के बाद में जैसी जानकारी होगी उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। गुजरात के भरूच में 5,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद होने पर अब कांग्रेस भाजपा के नेताओं के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। गुजरात के भाजपा में दवाई बनाने वाली कंपनी से 5,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद होने से हड़कंप मच गया है। गुजरात में ड्रग्स पकड़े जाने मामले राजनीति भी गर्मा गई है। इस मामले कांग्रेस की नेता मुमताज पटेल ने कहा कि पहले उड़ता पंजाब सुनने में मिलता था और अब उड़ता गुजरात सामने आ रहा है। मुमताज पटेल के इस बयान का विरोध करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष मारुति सिंह अटोदरिया और विधायक रमेश मिस्त्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में पंजाब उड़ता पंजाब बना है और इसकी तुलना गांधी के गुजरात से करनी ठीक नहीं है। मुमताज बेने આજની આ ડ્રગ્સ પકડાવાની ઘટનાને જે ઉડતા પંજાબ તરીકેની ઉપમા પંજાબને મળી છે એની સાથે ગુજરાતને સરખાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે એ નિંદનીય છે, વગોળવા પાત્ર છે। મહાત્મા ગાંધીજી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું આ ગુજરાત છે। અનેક વર્ષો સુધી કોંગ્રેસે પંજાબમાં શાસન કર્યું। આ ડ્રગ્સની બદીને રોકી શકી નહીં અને યુવાનોના ઘર સુધી પોતાના સુધી આ ડ્રગ્સ પહોંચી ગયું અને એના કારણે આજે પંજાબને એ ઉડતા પંજાબની ઉપમા મળી છે। આની સાથે ગુજરાતને સરખાવી ન શકાય। ગુજરાતની બાહોશ પોલીસ એણે આ ડ્રગ્સના નેટવર્કને છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓથી રાજ્ય સરકારની ઝીરો ટોલરન્સની નીતિને ધ્યાનમાં રાખીને પકડ્યું છે, એ અભિનંદનને પાત્ર છે। આજે પણ અંકલેશ્વરથી દિલ્હીની પોલીસ અને ગુજરાતની બાહોશ પોલીસે આ પકડ્યું છે નેટવર્ક, એ ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે। એને અભિનંદન આપવાને બદલે મુમતાજે આ પ્રકારે ટીકા કરે, ગુજરાતની પંજાબ સાથે તુલના કરે, યોગ્ય નથી। મુમતાજ પટેલ કોણ? મુમતાજ પટેલ જેને કોઈનું રેશન કાર્ડ બનાવ્યું નથી, જેને કોઈને પીડાની સમજવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો, એ મુમતાજ પટેલ કે જે કોંગ્રેસમાં નેતા ગણાતા અહમદ પટેલની દીકરી છે, એ વારસામાં એમને આ મળેલું છે। જ્યારે તમે ડ્રગ્સની વાત કરી હોય તે મુમતાજબેનને જે પ્રદેશમાં નશાનો કારોબાર થઈ રહ્યો છે, ઘરે ઘર સુધી નશા પહોંચી ગયો છે, તેવા પંજાબમાં કોની સરકાર છે? હું જાંબાજ ગુજરાતના પોલીસ અધિકારીઓને અભિનંદન આપીશ કે એમને કોઈની પણ પરવા કર્યા વગર અમારા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ગુજરાતને જે રીતે મોડેલ ગુજરાત તરીકે સમગ્ર દેશમાં એસ્ટાબ્લિશ કરી રહ્યા છે, ત્યારે અત્યારે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને અમારા હોમ મિનિસ્ટર શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીની આગેવાનીમાં જ્યાં પણ નશાનો કારોબાર ચાલતો હશે, તે નશાના કોઈ પણ કારોબારી કરનારા હશે, એ ગમે તે ચમરબંધી હશે, તેને છોડતા નથી। અને એના ભાગરૂપે જ હમણાં 2 દિવસ પહેલા અંકલેશ્વરમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં નશાની ફેક્ટરી પકડે છે। ત્યારે હું
પુનઃ ગુજરાતની પોલીસને અભિનંદન આપીશ। गुजरात के वडोदरा के भायली में स्थित ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। छात्रों में स्कूल स्तर से ही नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए एक विशेष पहल वडोदरा की ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई वासना भायली में की गई। स्कूल में आयोजित पार्लियामेंट के तहत छात्रों को सरकार की कार्यप्रणाली समझाई गई। इस यूथ पार्लियामेंट में 11th और 12th के 70 छात्रों ने शिरकत की, जिसमें सरकार बनाने पर शपथ विधि, अलग अलग मुद्दों पर बिल पारित करना, रूलिंग और विपक्ष की भूमिका जैसे कई पहलू छात्रों को समझाए गए। We are not denying that some government hospitals are in dire condition still living, but that does not mean there is not an improvement. To implement the vision and philosophy behind Swachh Bharat Abhiyan, the Health Ministry had launched the Kayakalp initiative to set protocols for hygiene and sanitation services at government facilities. And it definitely made an impact. Even the World Health Organization has lauded India's commitment to increase the knowledge of safe sanitation services. And it also revealed that at least 180,000 diarrhea deaths were averted since Swachh Bharat Mission. And what about the incompetent staff? A report from Health Ministry showed that the negligence of senior doctors resulted in the death of 30 pregnant women. Some of the patients even claimed that they had to wait a proper facility. यह पार्लियामेंट एक सीबीएसई की गतिविधि के रूप में आयोजित की गई, जिसमें छात्रों को देश और समाज का ज्ञान मिल सके, इस आशय के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं भी की गई। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल सौमिल शाह, वार्ड नंबर 10 की काउंसलर लीला मकवाना ने उपस्थित रहकर छात्रों को प्रेरणा दी। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के समाज शास्त्र के शिक्षकों द्वारा किया गया। आज रोज हमारे यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों ने, जैसे कि विधानसभा लोकसभा में अरेंजमेंट होता है, यूथ पार्लियामेंट जो कंडक्ट होता है, जहाँ पे मिनिस्टर्स ओथ लेते हैं, बिल पास होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, वैसा सेटअप किया था। ये एक सीबीएसई की एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत इसका आयोजन हमने किया था। बच्चों ने रिकॉर्डिंग भी किया है और एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव श्रीमती इलाबेन मकवाना, जो हमारे वार्ड नंबर 10 के काउंसलर थे, उन्हें हमें आमंत्रित किया था ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके और इस तरह से, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, बच्चे लोग काफ़ी अच्छा पढ़ाई में इसके अंदर सीख मिलती है और रियल लाइफ में भी फ्यूचर में जाके जब उनको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी हो तो ये बहुत काम आती है। मैं हमारे सौमिल सर प्रेसिडेंट को आभार देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बच्चों के लिए दिया, क्योंकि 11वीं और 12वीं कक्षा में बच्चे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आगे जाके उनको बहुत काम आएगा। फ्यूचर में इन्हीं बच्चों में से कोई बड़ौदा का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। गुजरात के अमरेली में इको सेंसिटिव जोन के नियमों से लोगों में असमंजस देखी जा रही है, जिस पर वन विभाग द्वारा जागरूकता फैलाई गई। गुजरात में वन विभाग द्वारा शासन सिंह सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें इको सेंसिटिव जोन के नियमों को समझाया गया। वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा लोगों को फैल रही गैर समझ मामले जागरूकता फैलाई गई और बताया गया कि वन और पर्यावरण बचाओ नीति द्वारा इको सेंसिटिव जोन के जो नियम हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है। इस नियम से किसी किसान का नुकसान नहीं होगा। इको सेंसिटिव जोन, अभी जो हमारा जो सूचित इको सेंसिटिव जोन जो है 19 सितंबर को जो आया है, उसको लेकर कुछ जो गैर समझ जो हो रही है, जैसे कि जिसमें कि रात को हम लोग खेत में ट्रैक्टर नहीं चला सकते हैं, या फिर हम लोग अपने खेतर के फटते फटते वंडी नहीं कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है अलग अलग तरह की पाक नहीं कर सकते हैं, या एक निश्चित ऊंचाई से ज़्यादा की हम पाक नहीं कर सकते हैं। ये सभी जो है गैर समझ जो है, इसको दूर करने के लिए आज शासन में सभी जो पत्रकार मित्र हैं उनको बुलाकर एक प्रेस कार्यशाला का जो है हमने एक आयोजन किया। उसके थ्रू हम यही माहिती देना चाहते हैं कि खेती से लगा जितने भी चीज़ें हैं उसमें कोई पर प्रकार की जो है पाबंदी नहीं है। इको सेंसिटिव जोन 2016 से अभी भी चालू ही है, तो इसको 8 साल हो गए हैं। उसके अलावा भी अब जो इको सेंसिटिव जोन का जो नया जो हम लोग अभी जो ड्राफ्ट आया है उसमें भी ऐसी कोई जोगवाई नहीं है जिससे कि खेडूत मित्रों को कोई भी प्रकार की
हानि हो सके। अभी 2016 में जब ड्राफ्ट आया था, उसके बाद में जब 2017 में जब हाईकोर्ट से स्टे आया, उसके बाद से 10 किलोमीटर की जो त्रिज्या है उसमें इको सेंसिटिव जोन था, उसका घटारा करके अभी जो है 196 गांव जो है उनका इसमें समावेश किया गया है। पहले इसमें 389 विलेजेस थे और अभी जो इसमें समावेश जो है उसमें 196 विलेजेस का है। उनको अपने रहना के लिए कुछ खेत में कुछ बनाना है, कुछ गोडाउन बांधना है, उनको कुछ अपने खेत के चारों तरफ में कुछ जो दीवार करनी है, या उनको अपना कोई रास्ता रिपेयरिंग करना है, उनको बीच कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, तो ये सभी बाबत में उनको वन विभाग से कोई पण प्रकार की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इको सेंसिटिव जोन का जो जाहिरनामा जो बाहर आया उसमें 3 तरह की प्रवृत्तियाँ हैं। एक तो जो प्रमोटेड है, जो कि हम लोग जिसमें कि हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज है उसमें उनको प्रोत्साहन दिया गया है, उसमें किसी प्रकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक लिस्ट जो है हमारी वो प्रतिबंधित एक्टिविटीज़ की है, जिसमें कमर्शियल माइनिंग है और फिर इसके अलावा या फिर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो उसमें जो है उनका प्रतिबंध है। उसके अलावा 19 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि रेगुलेटेड हैं। उन 19 एक्टिविटीज़ में जिसमें कि हमारा ये आपका होटल रिजॉर्ट वगैरह आ जाते हैं, उस पर आपकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग जो है गांव के स्तर तक, विलेज लेवल तक अभी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। हमारा स्टाफ इसमें बीट गार्ड, फॉरेस्टर, RFO, ACF, DCF सभी लोग जो है फील्ड स्तर पर जाकर लोगों के साथ में संपर्क कर रहे हैं और जो गैर समझ है उसको दूर करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों के जो मीन्स है, जो हम माध्यम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारा एक तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, जहाँ पे हम उस गांव में जाकर वहाँ पर पैम्पलेट देकर उनके साथ बैठकर उनके साथ बात कर वो भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया जो है उसका भी यूज़ कर रहे हैं। जो भी गैर समझ हो रही है उसके ऊपर में रील्स वगैरह बनाकर हम लोग जो है डिजिटल मीडिया का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और जैसे कि आज की जो ये कार्यशाला भी जो हमने रखी है, ये भी उसी का ही एक भाग है कि जो भी जितने भी हमारे पत्रकार मित्र हैं वो एक जो सही मैसेज है वो आगे तक कन्वे कर सकें। देखिए, इसमें जब 19 सितंबर को जो ये सूचित इको सेंसिटिव जोन का जो जाहिरनामा बाहर आया, उसमें 60 दिवस का टाइम दिया गया है। वो 60 दिवस में जिसको भी कोई वांदा सूचन है, उसमें हमारी जो ईमेल आईडी दी गई है वो और एक जो एड्रेस दिया गया है दिल्ली का, उस पर वो अपना वांदा सूचन जो है वो रजू कर सकते हैं। उसके बाद में वो सभी वांदा सूचन जो भी रहेंगे उसके ऊपर में एक प्रॉपर जो है उसका एनालिसिस होके और उसके बाद में जो फाइनल जाहिरनामा है वो बाहर में आएगा। सभी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई वांदा सूचन है उसको भी छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि 2016 से ड्राफ्ट इको जो हमारा जो इको सेंसिटिव जोन है वो हाल लागू में ही है और 10 किलोमीटर की त्रिज्या में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इको सेंसिटिव जोन आने के बाद में जो खेडूत लोग जो हैं वो गुलाम बन जाएंगे। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो खेडूत जो है वो यहाँ के वो एक मेन स्टेक होल्डर्स हैं। तो किसी भी तरीके से ये कायदा जो है वो खेडूत विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। और खेडूतों को देखो, इको सेंसिटिव जोन का जो मतलब होता है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया जो हमारे सेंचुरी और नेशनल पार्क होते हैं उसके चारों तरफ एक बफर जोन की तरह काम करता है। ये बफर जोन में हम लोग वन्य प्राणी और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग रहते हैं दोनों का सामंजस्य बैठे, उसके लिए इको सेंसिटिव जोन का जो है डिक्लेरेशन किया जाता है। तो इको सेंसिटिव जोन का जो डिक्लेरेशन किया गया है ये वन्य प्राणी और साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब नियत रूप से चलती रहें, उसको लेके इको सेंसिटिव जोन का डिक्लेरेशन किया गया है। तो इको सेंसिटिव जोन जो है उसमें वन्य प्राणी प्लस जो आसपास के जो स्थानिक लोग हैं सभी उनको दोनों को साथ में रख के डिक्लेरेशन की गई है। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के सूरत में 1.25 करोड़ की चोरी मामले में 1.5 महीने बाद चोर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात के सूरत में मजूरा रोड से टर्निंग पॉइंट पर स्थित ज्वेलर्स में चोरी की वारदात घटी थी, जिसमें वॉचमैन को बंधक बनाकर इको 4 व्हीलर कार से आए हुए गिरोह ने 1.25 करोड़ की चोरी कर ली थी। इस मामले सूरत क्राइम ब्रांच ने 1.5 महीने जांच के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1 करोड़ से ज्यादा का मुद्दा माल भी बरामद किया गया है। इस मामले में सिकलीगर गैंग का मुखिया ससपाल सिंह गिरफ्तार हुआ है। आप सबको पता है 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी घरफोड़ हुई, जिसकी FIR में जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब 1.25 करोड़ की थी। जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के 1.25 करोड़ का लॉस था उसका। ये बहुत बड़ी घरफोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई। 5 PI क्राइम ब्रांच के उनकी 5 टीमें 12 PSI के साथ और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे। और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था, और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी
सोने के लकड़ी की फॉर्म में हमने रिकवर भी की है और अब तक करीब करीब 1 करोड़ का मुद्दामाल हमें वापस मिल चुका है। आरोपी जो तीनों पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। हम लोगों की टीमें जैसा मैंने बताया बहुत बड़ी टीमें लगी हुई थी। तो एक पकड़ा गया है महाराष्ट्र थाने मुंबई से, एक पकड़ा गया है भरूच से और एक पकड़ा गया है खंबात आनंद से। भरूच की भी एलसीबी ने हम लोगों को काफी मदद दी है और वो लोग साथ में थे हमारे ऑपरेशन में जहां जहां जरूरत थी उनकी। अब और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं उसमें डेफिनेटली और लोग होंगे शामिल, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लोकल पुलिस जिसके जो इन्वेस्टिगेशन करेगी ये वो लोग आगे देखेंगे। हाँ, ये जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी थी ये इन्होंने सोनी को दी थी और फिर जब हमने इनको पिकअप किया तो वो सोनी भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से नेटवर्क में थे और जब ये कंफर्म हो गया कि उनको ही दी है तो उनके थ्रू हमें वापस मिल भी गई। चोरी को अंजाम इनका जो एमओ था वो ऐसे ही होता था कि इधर इन दिनों क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सारे गुना दाखिल हैं पहले से भी, पर इन दिनों ये जो भी घर फोड़ वगैरह करते थे उसमें एमओ ऐसा रहता था कि कोई एक गाड़ी चुराएंगे किसी अन्य शहर से, जहां इनको चोरी करनी है या घर फोड़ करनी है वहां से नहीं, दूसरे शहर से गाड़ी चुराएंगे, उसी गाड़ी से रेकी करेंगे और फिर 1-2 दिन बाद आके घर फोड़ करते थे अलग अलग तरीके से। अगर दुकान है तो शटर तोड़ के, घर है तो जैसा करेंगे, मतलब अलग अलग एमओ से लोग फिर घर फोड़ करते थे। इसी शॉप को टारगेट क्यों किया वो तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, लेकिन प्लान इनका आपस में बना क्योंकि तीनों ही चिखलीगर हैं और इसमें से एक के ऊपर तो बहुत सारे गुना है, करीब जैसे 30 जैसे गुना पुराना, उसके ऊपर एक मर्डर भी है और दूसरे के ऊपर करीब 4-5 गुना है और तीसरे के ऊपर कितने गुना है ये अभी बाद में शायद इन्वेस्टिगेशन में खुलेगा। गुजरात के वडोदरा के सुनील कुमार शर्मा नामक युवक के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वडोदरा के मानेजा में रहने वाले सुनील कुमार शर्मा ने रवि पटेल नामक एजेंट के साथ मिलकर नाउ स्टार्ट वे प्राइवेट लिमिटेड में 2,20,000 इन्वेस्ट किए थे, जिसमें रोज 1% और 200 दिन में पैसे डबल करने का वादा किया गया था। लेकिन अब उन्होंने मकरपुरा पुलिस थाने में शिकायत की है। एक रवि पटेल एक बंदा था, उसके कांटेक्ट में आया था, माजलपुर उसकी ऑफिस थी, उसके कांटेक्ट में आया था और मुझे नाउ स्टार्ट करके कंपनी है, उनके एमडी है निरंजन सीमाड़ी। वो नाउ स्टार्ट कंपनी में मुझे रवि पटेल ने इन्वेस्ट कराया था और 2,20,000 का मैंने इन्वेस्ट किया था और 2-3 महीने का कंपनी ऐसा दावा कर रही है कि तुम्हारे 200 दिन में पैसे डबल करेंगे और 1% डेली का देंगे। अभी 2-3 महीने तो कंपनी चली अच्छी, अभी 4 महीने से कंपनी में से पैसा आने का बंद हो गया है। अभी ये रवि पटेल को फ़ोन करते हैं तो वो फरार हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और एमडी सर को फ़ोन करते हैं नाउ स्टार्ट का तो वो कोई रिप्लाई नहीं, उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ, बड़ौदा में से बहुत सारे लोग हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में से लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कोई ने 5 लाख किए, कोई 15 लाख किए और टोटल मिला के मेरे पास प्रूफ है कि 1.40 यानी 140 करोड़ की उग्रा इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया है और उनके पूरे इंडिया में से 140 करोड़ का फ्रॉड हुआ है इस रीत। और हम ऐसा चाहते हैं कि अगर हमारा पैसा हमारे को वापस मिले, क्योंकि लोगों ने लोन लेके पैसा इन्वेस्ट किया है, कितने लोगों ने तो शादी का पैसा था वो भी मेरे पास प्रूफ है, कितने को शादी का पैसा था उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, अभी तक उनके पैसे नहीं आए और कंपनी अभी क्या हुए, कंपनी का कोई कांटेक्ट हो नहीं रहा। और जो मेरे एजेंट है रवि पटेल, उनका भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कांटेक्ट हो नहीं रहा। और हमारा एक बात हुई थी, एक किरीट भाई टोमेर करके, उनका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो किरीट भाई टोमेर का भी 1 करोड़ के ऊपर फंड उन्हें इन्वेस्ट किया है, 1 करोड़ के ऊपर। तो उन्होंने भी FRI सूरत में से तो फाड़ दिए, कितने लोगों ने गुजरात में से, पूरे ऑल ओवर इंडिया में से सबके साथ ऐसा छेतरपिंडी हुई है। तो हम यही चाहते हैं सरकार से, और मैं अभी मकरपुरा पुलिस स्टेशन में हूँ, अभी मैंने यहाँ पे लिखित में अर्जी दी है और मुझे साइन करके दिया है, 11 तारीख का अर्जी दी है, पर अभी मुझे पुलिस स्टेशन में अभी मैं ही धक्के खा रहा हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन नहीं आ रहा। और मैं सरकार या गवर्नमेंट से और मैं पुलिस से ऐसा ही विनती करना चाहता हूँ कि मेरा जल्दी ये जितना भी जिनके साथ फ्रॉड हुआ उनका निराकरण बहुत जल्दी आए। भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बाद फौरन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है।
इलेक्शन कमीशन ने आज मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 48 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 81 सीटों पर 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज में 13 नवंबर को और दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 2 फेज में होगा। 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग 13 नवंबर को की जाएगी। 1 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में उपचुनाव का ऐलान किया है। 47 विधानसभा और केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 48 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 9 सीट है। इसमें से 1 मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2, सिक्किम की 2, गुजरात की 1, उत्तराखंड की 1, मेघालय की 1 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट शामिल है। If I show you the Lok Sabha, that was the Lok Sabha. If I show you legislative assemblies, see the lowest. The Kolaba was just 40%. 62 of 64 urban ACs in Maharashtra were less than the state average in 2019. So was the case in the parliamentary elections 2024 also. And just to give you a contrast, if you compare, so what was the situation in Lok Sabha in Kalyan was 50%, Mumbai South 50%, Mumbai North, Thane, Pune, Mumbai South, everything 53%. And these were the lowest 6 parliamentary constituencies out of the lowest 10. So that's the state of the urban apathy. We would be doing everything to counter it. Last time in 24 elections, we had all celebrities, all corporates, Amul, everyone involved. We'll do it again. And we'll also, at this point, emphasize that this contrasts with a very positive trend in the constituencies like Doda, 72%.